राजा महिधर और मंत्री देवदत्त आचार्य की बात बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे। आचार्य आगे क्या बताते हैं ये सुनने के लिए वे बड़े ही आतुर थे। आचार्य उन्हें आगे बताते हैं। काफी वर्षों पुरानी बात है। जंगल में एक शिकारी कबीला रहता था। जानवरों की शिकार करके वे लोग अपनी उपजीविका चलाते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद बहुत ज्यादा शिकार के चलते जंगल में शिकार की कमी होने लगी। इसलिए अब हर बार उन्हें शिकार के लिए दूर जाना पड़ता था। ऐसे ही एक दिन उस कबीले का एक महत्वाकांक्षी युवक, जिसका नाम मीनास था, अपने एक मित्र के साथ दूर जंगल में शिकार करने गया। बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्होंने एक हिरन का शिकार किया। हिरन को लेकर वो दोनों अपने कबीले की तरफ बढ़ रहे थे। इतने में अचानक उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है। वो बूढ़ा काफी कमजोर और विचित्र लग रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो काफी दिनों से भूखा होगा। वो बूढ़ा आदमी उन दोनों से हिरन के मांस की मांग करता है। चूंकि इस हिरन को उन दोनों ने बहुत मुश्किल से पकड़ा था, इसलिए मीनास का मित्र मांस देने से इनकार कर देता है। लेकिन मीनास को उस बूढ़े व्यक्ति पर दया आती है, इसलिए वो अपने हिस्से का थोड़ा मांस उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है। वो बूढ़ा व्यक्ति मीनास का धन्यवाद करके वहां से चला जाता है। दोनों अपने कबीले में वापस लौटते हैं। मीनास कबीले की एक लड़की चानी से प्रेम करता था। चानी कबीले के मुखिया की बेटी थी और कबीले का मुखिया उन दोनों के प्रेम के विरोध में था। वो मीनास को पसंद नहीं करता था। एक दिन मीनास और उसके मित्र शिकार की खोज में निकल पड़ते हैं। काफी प्रयास करने के बाद भी उन्हें उस दिन जंगल में कोई शिकार नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। अगले 3 दिनों तक वे फिर से जंगल में शिकार ढूंढने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इस बार भी वे लोग विफल हो जाते हैं। शिकार की आस में वे जंगल में काफी अंदर तक चले जाते हैं। कई जगह पर जाल बिछाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिलता, इसीलिए उन्हें फिर से खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। उनके कबीले में शिकार की कमी की वजह से लोग भूखे रहने लगे। कबीले के लोगों का मानना था कि अब उन्हें यह जंगल छोड़कर कहीं और जाकर बसना चाहिए, लेकिन मीनास ने हार नहीं मानी थी। एक बार फिर मीनास और उसका मित्र जंगल में शिकार के लिए निकलते हैं। शिकार की तलाश में वे लोग काफी दूर तक चले आए थे। इस बार जंगल के उस हिस्से में उन्हें हिरन का एक झुंड दिखाई देता है। वे दौड़कर उनका शिकार करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन 3-4 दिनों से भूखे पेट होने के कारण उनके अंदर हिरन को दौड़कर पकड़ने की शक्ति ही नहीं बची थी। थक हार कर वे लोग खाली हाथ वापस लौट रहे थे कि रास्ते में वही बूढ़ा व्यक्ति उन्हें दोबारा मिलता है और उनसे मांस की मांग करता है। मीनास उसे बताता है कि कुछ दिनों से कोई शिकार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भी काफी दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए वो अब शिकार करने में असमर्थ है। वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अब मेरी उम्र हो चुकी है, इसीलिए मैं शिकार करने में असमर्थ हूँ, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ शक्तियाँ बची है जिसे मैं तुम्हें दे सकता हूँ, जैसे कि तेज भागना, ऊंची छलांग लगाना, फुर्ती से पेड़ पर चढ़ना और 10 आदमियों का बल। उसकी मदद से तुम आसानी से शिकार कर सकते हो। बस तुम्हें मेरी कुछ शर्तों का पालन करना होगा। कैसी शर्तें? मीनास पूछता है। वो बूढ़ा अपनी शर्तें बताता है। पहली शर्त, तुम जो भी शिकार करोगे उसका एक हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। दूसरी शर्त, तुम अपनी शक्तियों का कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। और आखिरी शर्त, तुम किसी इंसान की जान नहीं लोगे। अगर तुमने इन शर्तों का पालन नहीं किया तो ये शक्तियां तुम्हारे लिए शाप बन जाएगी और उस शाप के चलते तुम आधे इंसान और आधे नर भेड़िए बन जाओगे। शक्तियां मिलने की खुशी में मीनास उस बूढ़े आदमी की चेतावनियों की तरफ ध्यान नहीं देता। उसका मित्र उसे बहुत समझाता है, लेकिन मीनास उसकी भी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो बूढ़ा व्यक्ति अपने हाथ पर एक कट लगाता है, जिससे उसका खून बहने लगता है। वो बूढ़ा व्यक्ति मीनास को अपना खून पीने के लिए कहता है और मीनास भी बिना कुछ सोचे समझे शक्तियों की लालच में उसका खून पी लेता है। उसका मित्र उसे बार बार समझा रहा था, लेकिन मीनास उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है और उस बूढ़े व्यक्ति का बहता हुआ रक्त पी लेता है।
उस बूढ़े व्यक्ति का रक्त पीने के बाद मीनास को अपने शरीर के अंदर कुछ अलग ही शक्तियों का संचार महसूस हो रहा था। उस दिन से मीनास का जीवन बदल जाता है। अपनी शक्तियों के दम पर उसने काफी मात्रा में शिकार प्राप्त किया और अपने कबीले के लोगों की भूख मिटाई। दिन प्रतिदिन मीनास की ख्याति कबीले में बढ़ती जा रही थी। कयास लगाए जा रहे थे कि मीनास ही अगला मुखिया बनेगा। ये बात कबीले के मुखिया को जरा भी पसंद नहीं आती। ऐसे ही कुछ दिन बीते। एक दिन कबीले के एक युवक से मीनास की किसी बात को लेकर अनबन हो गई। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। उस दूसरे युवक ने अपने भाले से मीनास पर प्रहार किया, परंतु मीनास की प्रेमिका चानी मीनास को बचाने के लिए बीच में आ गई और भाला उसे लगा, जिससे वो युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। उसका बचना असंभव था। थोड़ी देर में उसने अपना दम तोड़ दिया। ये देख मीनास को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसी भाले से उस दूसरे युवक के प्राण लेता है। कबीले का मुखिया शुरुआत से ही मीनास को पसंद नहीं करता था और आज मीनास की वजह से उसकी बेटी मारी गई। ये देख कबीले के मुखिया का गुस्सा 7वें आसमान पर था। मीनास ने हत्या की, इसलिए उसे कबीले से बाहर निकाल दिया गया। मीनास भारी मन के साथ कबीला छोड़ देता है, साथ में अपनी प्रेमिका का मृत शरीर अपने साथ ले जाता है। उसकी वजह से चानी को अपने प्राण गंवाने पड़े। इस बात का उसके दिल पर बोझ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। उसने सोचा कि चानी तो इस संसार को छोड़कर चली गई, तो अब वो भी जीकर क्या करेगा। उसने तय किया कि वो भी अपने प्राण त्याग देगा। वो अपने प्राण देने की सोच ही रहा था कि तभी उसे उस बूढ़े व्यक्ति की याद आती है। वो अपनी प्रेमिका के मृत शरीर को लेकर उस बूढ़े व्यक्ति के पास जाता है और उससे विनती करता है कि वो उसकी प्रेमिका को जीवित कर दे, लेकिन वो बूढ़ा व्यक्ति ऐसा करने से साफ मना कर देता है, क्योंकि ये प्रकृति के खिलाफ था। वो बूढ़ा व्यक्ति मीनास से कहता है, ये स्त्री मर चुकी है और इसे जीवित करना प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तुमने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हुए एक इंसान की जान ली है। इससे तुमने मेरे बनाए नियमों को तोड़ा है। अगर तुम इस लड़की को जीवित करते हो तो तुम एक और नियम तोड़ दोगे और फिर तुम शापित बन जाओगे, जिससे तुम आधे भेड़िए और आधे इंसान बन जाओगे। साथ में ये लड़की भी शापित होकर मादा भेड़िया बन जाएगी। वो बूढ़ा व्यक्ति उसे चेतावनी देता है, लेकिन दुख में चूर और प्यार में पागल मीनास को समझदारी की दस्तक सुनाई नहीं देती। उसने उस बूढ़े व्यक्ति की बातों को नजरअंदाज किया और अपने पास रखे हथियार से अपनी हथेली पर काटकर अपना खून अपनी प्रेमिका के मृत शरीर में डाल दिया और अगले ही क्षण उसकी प्रेमिका आश्चर्यजनक रूप से जीवित हो गई। वो दोनों अब शापित बन चुके थे। उनकी देखा देखी में कबीले के दूसरे युवक युवती उनसे आकर मिल गए और उन्होंने अपना एक नया गुट बना लिया और वो इंसानी भेड़िए बन गए। इसी तरह से उन्होंने अपना वंश आगे बढ़ाया, लेकिन समय के साथ उनकी संख्या कम होती गई और अब कुछ ही ऐसे विशेष जीव बचे हैं, या कहे केवल एक ही ऐसा जीव बचा है। अतीत के पलों से बाहर आते हुए आचार्य कहते हैं, हे राजन, आपने जिस नर भेड़िए को मारा वो इसी शैतानी कुल का प्राणी था। समय के साथ ऐसे ज्यादातर प्राणी अब नामशेष हो गए। अब रहा प्रश्न उस मादा भेड़िया का, तो उसे मारने के लिए एक दिव्य अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। किस तरह का दिव्य अस्त्र आचार्य? राजा अपनी शंका बोलकर दिखाते हैं। आचार्य बताते हैं, इस हथियार का नाम है रजत शीरा। ये हथियार शुद्ध चांदी और लोहे के मिश्रण से बना हुआ एक तेजस्वी अस्त्र है। ये अस्त्र तलवार से छोटा लेकिन एक सामान्य खंजर से थोड़ा बड़ा होता है। प्रधानमंत्री देवदत्त उत्सुकता से पूछते हैं, हमें ये अस्त्र कहाँ मिलेगा आचार्य? आचार्य सच्चिदानंद उन्हें बताते हैं, यहाँ से 7 योजन उत्तर की ओर एक सिद्ध पुरुष व्यक्ति का मठ है। उनका नाम है कृपा स्वामी। ये अस्त्र उनके पास सदियों से सुरक्षित रखा है। आप वहां जाकर उन्हें अपनी समस्या बताएं, साथ में उन्हें बताएं कि मैंने आपको उनके पास भेजा है। वे जरूर आपकी मदद करेंगे। और एक जरूरी बात याद रखना कि जब वो स्त्री रूप परिवर्तन करती है उस समय वो काफी कमजोर होती है। यही वो समय होगा
जब आपको उस अस्त्र से उसकी नाभि पर वार करना होगा, तब जाकर ही उसका अंत होगा। आप अपने कार्य में सफल हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। विजयी भव। अगली सुबह राजा महिधर और मंत्री देवदत्त आचार्य सच्चिदानंद का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर कृपा स्वामी जी के मठ की तरफ निकल पड़ते हैं। कृपा स्वामी के मठ में पहुंचकर राजा उन्हें अपनी व्यथा बताते हैं। कृपा स्वामी उन्हें अपने पास सुरक्षित रखा हुआ रजत शिरा अस्त्र देते हैं और साथ में विजयी होने का आशीर्वाद भी देते हैं। राजा महिधर और मंत्री देवदत्त अस्त्र के साथ अपने राज्य लौट जाते हैं। अब पूर्णिमा के लिए एक ही दिन शेष बचा था और वो पूर्णिमा की रात आ गई। रानी संयुक्ता से मिलकर राजा जंगल के लिए निकल पड़े। जाने से पहले उन्होंने अपने सेनापति और प्रधानमंत्री देवदत्त को कुछ जरूरी सूचनाएं दी कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो रानी और राजमहल के साथ प्रजा की रक्षा करे। राजा अपने घोड़े पर सवार होकर तेजी से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर में राजा अपने राज्य की सीमा पार कर जंगल के समीप पहुंचते हैं। आसमान में मौजूद पूरा चांद अपनी मध्यम रोशनी बिखेर रहा था। उसी के प्रकाश में राजा जंगल में अपनी राह खोजते हुए सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर बाद राजा उसी जगह पहुंच जाते हैं जिस जगह पर वो उस स्त्री से पिछली बार मिले थे। राजा उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने अपने कपड़ों के भीतर उस अस्त्र को छुपा के रखा था। इतने में उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िए का आक्रोश सुनाई देता है। राजा ने भाप लिया कि वो स्त्री आसपास ही है और जल्द ही वो उनके सामने आएगी। राजा अपने घोड़े पर से नीचे उतरते हैं। उन्हें झाड़ियों में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। राजा महिधर पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके पीछे वही स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर आज एक अलग ही तेज दिखाई दे रहा था। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। अब चलो मेरे साथ। राजा प्रश्नार्थक निगाहों से देखते हुए पूछते हैं, पर कहाँ चलना है? वो स्त्री राजा को आंखें दिखाते हुए कहती है, कोई सवाल मत पूछो, बस मेरे पीछे चले आओ। राजा के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इसलिए राजा चुपचाप उसके पीछे पीछे चल देते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के घने हिस्से में गुफा दिखाई देती है। उस स्त्री के साथ राजा भी उस गुफा में प्रवेश करते हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद नीचे जाती हुई सीढ़ियां उन्हें दिखाई देती है। स्त्री के पीछे पीछे राजा सीढ़ियां उतरते हुए गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर का नज़ारा काफी विचित्र था। गुफा में यहाँ वहाँ हड्डियों का ढेर पड़ा हुआ था। अंदर रोशनी के लिए मशाल जल रही थी। सामने एक त्रिकोण हवन कुंड था। उसके पास भस्म और इंसानों की खोपड़ी से बनी छोटी छोटी 2 मुंडमालाएं रखी थी। वो स्त्री राजा को हवन कुंड के पास बैठने का इशारा करती है। राजा उस त्रिकोण हवन कुंड के पास जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो स्त्री भी उस हवन कुंड के पास आकर बैठती है। वो स्त्री हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करती है। इतना सब विचित्र माहौल देखकर राजा उस स्त्री से कहते हैं, ये सब क्या है? विवाह की वेदी पर ऐसी अशुभ चीजें क्या कर रही है? स्त्री गुस्से से कहती है, तुम्हें हमारी पद्धति से विवाह करना होगा और उसके बाद आज रात हमारा मिलन होगा। अब एक शब्द भी मत बोलना, क्योंकि अब मैं अपने विवाह के मंत्र पढ़ने वाली हूँ। उसके बाद तुम मेरे गले में ये माला पहना देना। इतना कहकर वो स्त्री मंत्रोच्चार करने लगती है। विवाह के वो मंत्र बड़े ही विचित्र थे। मंत्रोच्चार करते समय वो स्त्री उस त्रिकोण हवन कुंड में भस्म की आहुति दे रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मंत्रों का उच्चारण बंद कर दिया और राजा को कहा कि वो मुंडमाला उसके गले में पहना दे। उस मुंडमाला को देखकर राजा कहते हैं, ये कैसी वरमाला? ये तो मुंडमाला है, वरमाला तो फूलों की होती है। ये सुनकर वो स्त्री कहती है, तुम्हें इसी मुंडमाला को मेरे गले में डालना होगा, तभी हमारा विवाह संपन्न होगा। राजा गुस्से से कहते हैं, नहीं, ये एक अशुभ वरमाला है, मुझे ये स्वीकार नहीं। राजा की इतना कहने की देर थी कि वो मुंडमाला राजा के गले में फंसकर उनका गला घोटने लगती है। राजा का दम घुट रहा था। वो स्त्री गुस्से से कहती है, तुमने इस माला का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें माफी मांगनी पड़ेगी, नहीं तो ये माला तुम्हारा गला घोट देगी। राजा के पास कोई चारा ना था।
इसलिए वो माफी मांगते हैं। जैसे ही उन्होंने माफी मांगी, वैसे ही मुंडमाला उनका गला छोड़ देती है। उस मुंडमाला के गला छोड़ने के बाद राजा उसे अपने गले से उतार कर उसे उस त्रिकोण हवन कुंड में फेंक देते हैं। ये देखकर उस स्त्री को काफी गुस्सा आ जाता है। वो आग बबूला होकर राजा से कहती है, ये क्या किया तूने? मुझे आभास हो गया था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। अब तुम मुझसे बच नहीं सकते। इतना कहकर वो राजा का गला पकड़ती है और उन्हें ऊपर हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। राजा महीधर दूर जाकर गुफा की एक दीवार से टकराकर नीचे गिरते हैं। उस जगह पर कांटों से भरी एक बेल लटक रही थी। वो स्त्री अपनी आंखों के इशारे से उस कांटों भरी बेल को राजा के शरीर पर लपेट देती है। कांटों से भरी वो बेलें राजा के शरीर को कसकर घेर लेती है और राजा बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं। राजा की हालत देखकर वो स्त्री जोर जोर से हंस रही थी। बीतते हुए हर पल के साथ वो कांटों भरी बेलें राजा के शरीर के इर्द गिर्द अपना शिकंजा कस रही थी, जिससे उनके शरीर से खून बहने लगा था। राजा अपने कपड़ों के अंदर छुपाया हुआ वो रजत शीरा नामक अस्त्र निकालते हैं और बड़ी ही फुर्ती से उन बेलों को काट देते हैं। अब राजा पूरी तरह आजाद हो चुके थे। ये देखकर वो स्त्री गुस्से से लाल हो जाती है और उसका रूप परिवर्तन एक मादा भेड़िए में होने लगता है। उसके लंबे दांत निकल आए, शरीर पर बाल उग रहे थे, आंखें पीली हो रही थी और शरीर की बनावट एक भेड़िए के रूप में बदल रही थी। तभी राजा को आचार्य की बात याद आती है कि रूप परिवर्तन करते समय ये भेड़िए बहुत ही कमजोर होते हैं। राजा फुर्ती से उसके पास पहुंचते हैं और उस अस्त्र से उसकी नाभि पर वार कर देते हैं। जैसे ही उसकी नाभि पर वार होता है, वैसे ही वो स्त्री एक लंबे स्वर में आक्रोश करती है। उस अस्त्र की चांदी उसके नसों में जाकर उसके हर एक अंग प्रत्यंग को जला रही थी। स्त्री कराहते हुए कहती है, छल छल किया है तुमने मेरे साथ, इसलिए मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि अगली पूर्णिमा की रात तुम भी एक भेड़िया मानव बन जाओगे और हर पूर्णिमा को भेड़िया बनकर शिकार करोगे। तुम्हारा खुद पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे, वैसे वैसे तुम अपनी मनुष्य बनने की क्षमता खो दोगे और हमेशा के लिए एक भेड़िया मानव बनकर रह जाओगे। तुम मानव कपटी होते हो, इसलिए तुम्हारी मृत्यु संक्रमण फैलाएगी। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। वो राख हो गई। कालिंदी अतीत के पलों से बाहर आती है